सो हेलो माय डियर स्टार्स, कैसे हो यार आप सब। उम्मीद है सब होंगे मस्त बिंदास झकास। तो इस उम्मीद के साथ चलो निको भैया शुरू करेंगे आज एक और नई सी क्लास। तो आज निको भैया आए हैं, क्या खास लाए हैं। तो देखिए आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 लेके आ गया हूं, जिसका नाम है योगा प्रिवेंटिव मेजर्स लाइफस्टाइल डिसीज। यानी हम जानेंगे योगास के बारे में, योगा के आसन्स के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं कुछ लाइफस्टाइल डिसीज आगे चल कर आएंगे। अभी आपको शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, भगवान अगर वैसे कभी आए, लेकिन आप इन बीमारियों में जरूर कुछ ना कुछ जानेंगे, समझेंगे, या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते होंगे, उनको देखते होंगे, दुनिया को समझते होंगे, तो इन प्रॉब्लम्स के बारे में या इन डिसीज के बारे में आपने पक्का सुना होगा, रील्स में, इधर उधर हर जगह। तो योगा कैसे मदद करता है उन डिसीज में, ये इस लेक्चर का अध्याय होने वाला है। यानी बेसिकली जो आपको ये चैप्टर दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है, जो हमने कहा कि फिजिकल एजुकेशन बनाया ही इसीलिए गया है कि आप सिर्फ 11वीं और 12वीं या उसके आगे के लिए नहीं है, आपकी पूरी लाइफ टाइम के लिए इसकी कोई ना कोई सीख जरूर काम आएगी। तो प्लीज इसको उसी तरीके से देखें। अब हम आज चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1 लेकर आ गए। अच्छा, कुछ बातें मैं क्लैरिफाई कर देता हूं यार। आई एम रियली सॉरी फॉर सो ब्लंट। देखिए कुछ लोगों का डाउट है कि भैया इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हो, इतना सब कुछ थोड़ी शॉर्ट में पढ़ाओ। तो यार देखो, पहला मकसद तो मेरा यही है कि मैं चाहता हूँ आप 100 में से 100 लेकर आए, है ना। कोशिश तो यही करेंगे यार, गलतियां किसी से भी हो सकती है, हमसे भी होंगी, आपसे भी होंगी, किसी से भी होंगी, बट यार अपनी नीयत में तो कम से कम खोट ना लाए अपन, है ना। तो कोशिश तो यही करेंगे कि आप लोग पढ़ाई करो। मेरा दूसरा मानना यह है यार कि टीचर देखो पढ़ा तो सबको ऑफकोर्स सभी रहे ही हैं और सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, कुछ ऊपर नीचे गलतियां सभी से होती हैं, ठीक है जी, ओके। लेकिन यार मजा टीचर का जब है जब वो कुछ भी स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस कर पाए, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिला पाए, या उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को बता पाए। अब अगर मैं पढ़ाई शॉर्ट 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 ही करते जाएं, जो हर जगह होता है ना, अगर शॉर्ट 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 ही करेंगे तो यार आप सोचो ना, वो नॉलेज का क्या फायदा होगा। हम सब लोग जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, कहूं स्मार्ट वर्क चूज करोगे कि हार्ड वर्क चूज करोगे, आपको है भैया हार्ड स्मार्ट वर्क चूज करेंगे यार, पर कैसे चूज कर लोगे। स्मार्ट वर्क क्या होता है, सोचा है कभी, जाना है कभी, समझा है कभी। किसी ने हार्डवर्क किया है, इतना हार्डवर्क किया है कि किसी ने उसको देखकर सोचा कि यार इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने वो हार्डवर्क किया ही नहीं होता तो किसी को पता ही नहीं होता कि इस वर्क को ऐसे करते हैं और फिर इसको शॉर्ट कर सकते हैं। फिर वो स्मार्टली सोचता। सबसे पहली बार जब कैलकुलेटर एबेकस के रूप में आया था, ये इसका नाम है ना, कुछ कुछ वर्ड्स में इधर उधर बोल देता हूं। यानी कोई भी चीज हो, इतना बड़ा था भाई वो, तो किसी ने तो वो हार्डवर्क किया ना, तब लोगों ने सोचा कि यार इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है, इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है। उन्होंने गहन चिंतन किया है। तो अगर आपको स्मार्ट वर्क करने वाला बनना है, तो ये डायलॉग बाजी में मत पढ़ो कि आई एम स्मार्ट बॉय, आई एम स्मार्ट गर्ल, मैं स्मार्ट वर्क करती हूं। नहीं जी, नहीं, अभी तो आपको पता ही नहीं स्मार्ट वर्क क्या होता है। स्मार्ट वर्क करने के लिए कितना हार्ड वर्क चाहिए होता है। हर चीज जो स्मूथ लगती है उसके पीछे कितना मेहनत छिपी होती है, ये आपको पता ही नहीं अभी तक। तो इसलिए प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि यार बैच है अपना, बैच में अपन पूरा ही पढ़ेंगे। अगर कुछ गलती से छूट जाए तो पता नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सब कुछ ही पढ़ाऊं, आपके अंदर इंटरेस्ट भी जगाऊं। ऑफ कोर्स ये एडिशनल सब्जेक्ट है, तो आपका मेन पर्पस यही है कि बस पढ़ के कैसे तैसे मार्क्स आ जाए। कुछ लोगों का है कि भाई एडिशनल में ज्यादा मार्क्स लाएं, है ना। जैसे हमारे पास पिछले साल जो बच्चे थे, उन्होंने फिजिकल एजुकेशन इसलिए ही लिया था कि वो चाहते थे इसमें एडिशनल में ज्यादा मार्क्स हैं, कि कभी अगर उनके जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अगर मार्क्स ऊपर नीचे हो तो इसके मार्क्स लगा के परसेंटेज अच्छी दिखाई दे जाए, है ना। तो ये पर्पस होता है। तो जिनका 100% का सपना है यार, वो तो पूरा ही पढ़ो यार प्लीज, कुछ भी मत छोड़िए। बाकी जिनका शॉर्टकट का है, तो देखो मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता हूं, मैं आपके अंदर वो जागृति लाने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अगर नहीं जाग रही है तो मैं बस यही कहूंगा कि यार ये बैच है, हम मैराथन भी लेते हैं, वहां पे शॉर्ट्स होते हैं ना, तो तब फिर आप तब ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी ये बात मत मानिए, मेरी ये वाली बात मानिए कि भैया जी अच्छे से पढ़िए यार। ज्यादा से ज्यादा 1-1 घंटे का लेक्चर है यार, टोटल शायद 24-25 या 26 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसमें एक लेक्चर बस अपना फिक्चर वाला वो थोड़ा बड़ा था, बाकी सब लगभग ऐसे ही 1-1 घंटे, 40-40 मिनट, 30-30 मिनट के होने वाले हैं, है ना। तो यार करके देखो यार, है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि देखो एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना है, बहुत सारी चीज इसमें ऐसी है जो लिखी हुई लाइन है, उसमें ना मैं कुछ समझा सकता हूं ना कुछ, मैं बीच बीच में कहानियां सुना सकता हूं, बीच में कुछ चुटकुले सुनाकर ही आपका एक इंटरेस्ट बनाए रख सकता हूं, है ना। ठीक है, कुछ किस्से कहानियां सुनाकर। तो प्लीज इस बात को समझिए कि अभी अपन शॉर्टकट पे नहीं जाएंगे, शॉर्टकट पे अभी जाने का कोई सेंस ही नहीं है। अभी प्रॉपर बैच है, अच्छे से पढ़ो यार, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। यकीन मानो आपको 15-20 साल बाद लगेगा कि यार अच्छा इसके में ये होता है, अच्छा इसके मतलब, फिर आप डॉक्टर्स के चक्कर काटोगे। जबकि कई चीजें, ऑफकोर्स सीरियस होगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ही जाओगे, है ना। लेकिन कई ऐसी चीजें होती है जो नॉर्मली भी सॉल्व हो सकती हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो आप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से पहचान सकते हो। तो ये सब्जेक्ट उसमें आपकी मदद करता है ना।
ठीक है जी। चलो थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं, वैसे तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 3-4 मिनट हो गए। तो आई होप, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने ये बात रखी है अपनी। आई होप कि आप मेरी बात समझे हो। और फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो भैया जी पार्ट 2 हमने पिछली बार कर लिया था, है ना? अब हमें करना है पार्ट 1। हमने गर्ल्स की पावर को समझ लिया था। ये चलिए जी, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई। मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब हम स्कूल डेज में थे, अब तो नहीं, स्कूल डेज में थे, मैंने सारे योगा किए शीर्षासन को छोड़कर, है ना? तो मजा आता है, स्ट्रेचिंग होती है और एक लाइट फील होता ही होता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको थोड़ा भी लगे तो 15-20 मिनट ट्राई करके देखो, है ना? अब मैं कुछ ऐसे आसन जरूर करता हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ, है ना? अब उल्टा लटकने वाले आसन नहीं करता मैं, है ना? क्योंकि थोड़ा बॉडी का भी चक्कर है और बाकी सब चीजें भी हैं कि कहीं टूट फूट ना हो जाए। लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ ताकि मैं वो वाले आसन भी कर पाऊँ। लेकिन पॉइंट ये है कि आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। करने से होता है भाई, ये बहुत लोगों ने बताया भी है, बहुत लोगों ने करके दिखाया भी है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द माय बेस्ट और फेवरेट टॉपिक। ठीक है जी, चलिए। तो भैया जी आसन्स हैं क्या? आर प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस। बेसिकली जो ये चैप्टर है, 11th में भी अपने योगा है, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो इसमें ये जो चैप्टर है, ये आपको बेसिकली ये समझाना चाहता है कि 5 अपने पास बेसिकली डिसीज है, उनमें ये कैसे काम करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको इसमें सामना करना होगा ओबेसिटी का, फिर डायबिटीज का, फिर अस्थमा का, फिर हाइपरटेंशन का, और फिर बैक पेन या अर्थराइटिस का। ये ओल्ड एज में आता ही आता है। हाइपरटेंशन आप देखना बहुत सारे लोगों में स्टार्ट हो जाता है, सर में दर्द, ये वो सारी चीजें होती हैं। डायबिटीज तो अब पहले ऐसा माना जा रहा था कि यार बहुत बुजुर्ग होने के बाद होता था, बहुत सारे बच्चों को हो जाता है ना? काफी यंग एज में भी होने लगा है। अस्थमा, ऑफ कोर्स ये तो एज का कुछ वही नहीं है। फिर ओबेसिटी भी आपको पता ही है, एज का कोई वैसा नहीं है, यंग लोगों को भी हो रही है। तो इन सब चीजों में योगा आपकी कैसे मदद करेगा, वो यहाँ पर पॉइंटर्स हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करें फिर, है ना? तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी पहली क्लास जो होगी वो इसके ऊपर होगी, फर्स्ट क्लास। हमारी जो सेकंड क्लास होगी उसमें ये 2 होंगे, और जो हमारी थर्ड क्लास होगी उसमें ये दोनों होंगे। ठीक है, इसमें से कुछ आसन ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, तो मैं वो एक लिस्ट दिखा दूंगा आपको कि भैया इसमें ये चीजें कॉमन है, ताकि आपके लिए आसानी हो, है ना? तो स्टार्ट करें भैया जी सबसे पहले। अच्छा, एक और चीज, अब क्योंकि ये बैच है यार, अब इसमें ना थोड़े से आपको पीपीटी स्लाइड ज्यादा मिलेंगी। वो क्यों मिलेंगी? क्योंकि जब कोई आसन किया जा रहा है ना, तो उसके जो स्टेप्स हैं वो भी मैं लिख आके लेके आऊँ, कॉपी पेस्टिंग है, क्योंकि सारे स्टेप्स वैसे ही हैं। अब बोलने के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे, यहाँ से मतलब एयर इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, बट लिख के इसलिए लाते हैं क्योंकि अपन बैच में है, ताकि आप लोग उसको देख सको, अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से कर सको, है ना? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो भैया, चलो अब शुरू करो। ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। तो भैया जी सबसे पहले थोड़ा प्यारा सा अच्छी सी फोटो वोटो बनवाई है। ये पीपीटी भैया का रोल है, इसमें मेरा रोल नहीं है। उनकी मतलब यूनिकनेस है, उन्होंने टाइम दिया है। तो देखो कितना मस्त लग रहा है यार, पोज ही कितना अच्छा लगता है देख के। योगा में एक अलग मजा, एक अलग सुकून है, सच बता रहा हूं, उसमें मतलब जॉय है, जॉय। चलिए जी, तो ओवरव्यू सबसे पहले समझते हैं योगा है क्या भैया जी। तो योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड युग, मींस यूनियन, एंड योगा कंबाइंस फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो बेसिकली यहाँ फिजिकल एक्सरसाइज है, मेंटल यानी आपका स्ट्रेंथ की भी चेकिंग है, मेडिटेशन है, और ब्रीदिंग टेक्निक्स भी इसके अंदर आती हैं। इसमें आपके स्ट्रेंथन करते हैं मसल्स को और रिलीव करते हैं आपके स्ट्रेस को। तो योगा का बेसिक मतलब यूनियन होता है ना? अकॉर्डिंग टू पतंजलि, आसन्स मींस शीतरम, सुखम, आसनम, दैट पोजिशन विच कंफर्टेबल एंड स्टडी, है ना? आपको समझ में आया होगा। शीतरम यानी स्थिर, ठीक है जी। फिर सुखम अंदर से खुशी, और फिर आसनम यानी ऐसे आसन। फिर ब्रह्मणो उपनिषद में ये है, ब्रह्मणो उपनिषद, ठीक है जी। तो उपनिषद में उपनिषद बोला हुआ यहाँ पे, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन एंड पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसना, है ना? तो ऐसी किसी पोजीशन में बैठना जो कंफर्टेबल है और आप लंबे समय तक बैठ सकते हो, उसको आप आसन कह सकते हो, है ना? तो ब्रह्म उपनिषद में ये है और पतंजलि में ये बोला गया है। चलिए जी, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओबेसिटी है क्या यार, इसको समझ लीजिए। तो ओबेसिटी इज दैट कंडीशन वेयर बॉडी इन विच अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल, है ना? इंक्रीज हो जाता है भैया जी। इसके लिए अपन बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स से चेक करते हैं, इज हेल्पफुल फॉर कैलकुलेटिंग दी ओबेसिटी लेवल। तो सबसे पहले हम ओबेसिटी समझ गए भैया जी। हाँ जी, इसमें क्राइटेरियाज हैं, आप कैसे चेक करते हो। तो अंडरवेट होने के लिए नॉर्मल वेट और ओवरवेट। तो देखो ये बीएमआई, अगर आपका बीएमआई इतना निकलता है तो फिर आप इसमें अंडरवेट हो, इसमें नॉर्मल वेट हो और इसमें ओवरवेट हो। अब कैटेगरी, ये ओबेसिटी क्लास 1 है, ये ओबेसिटी क्लास 2, ये ओबेसिटी क्लास 3 है, ये इसके लिए है ना। यहाँ पर तो अंडर नॉर्मल ओवरवेट है, उसके हिसाब से बीएमआई है, और फिर ये ओबेसिटी 1, 2 और 3, मतलब ये इधर
1 2 1 2, ठीक है जी। इसको निकाला कैसे जा सकता है, तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट होता है इसका फॉर्मूला। आप अपना वेट और हाइट को डबल बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि आपका इसमें क्या हिस्सा बन रहा है, और जो भी हिस्सा बन रहा है आप उस स्केल के अंदर आते हो, ठीक है जी। नाउ बॉडी मास इंडेक्स में देखो ये सब अंडरवेट, ये थोड़ा सा अलग तरीके से भी दिखा दिया, इस तरीके से भी दिखा दिया है ना, अच्छा लग रहा है। With the help of above table, an individual may know which category weight he or she belongs to obesity. Obesity can be prevented as well as cured if the following आसन्स are performed regularly, है ना। तो अब हम उन आसन्स के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले है ताड़ासन, ठीक है जी। तो ताड़ासन क्या है भैया जी, बड़ा सिंपल सा आसन है। अपन यूं खड़े हो गए और जो अपने पंजे है उसको ऊपर किया, हाथों को ऊपर किया, और देखो ये जो है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको जो बुक्स में एनसीईआरटी में ना, ये इसको ऐसे ऊपर किया गया है, ठीक है जी। ये देखो पोस्चर से भी आपको दिख रहा होगा, है ना, ये रहा। इसमें हाथ ऐसे हैं, आप चाहो तो ये ऐसे करके भी कर सकते हो। तो आपकी किताब में जो आसन है उसमें हाथ ऐसे में ही है, ठीक है जी। चलिए इसमें क्या होता है भैया जी, इसको आप ना एक तरीके से पाम ट्री की तरह कहते हो, है ना, एकदम ताड़ का पेड़ एकदम लंबे हो गए, स्ट्रेट, ठीक है जी। एक कहावत है ना कि फल लगे अति दूर वाला, तो वैसा ही है। तो पाम ट्रीज आर यूजुअली इरेक्ट एंड स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट होते हैं। देयरफॉर वन शुड बी स्ट्रेट एंड इरेक्ट इन दिस आसन। तो इसलिए यहाँ पे एकदम स्ट्रेट रहना, खिंचा हुआ एकदम झूम करके, ठीक है जी। चलिए तो इसमें टेक्निक क्या है, तो देखो ये जो टेक्निक है ये आप खुद भी याद कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आप क्लास में हो भाई, पीपीटी में लिख के लाना हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्म है, इसलिए अपन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले स्टैंड विद फिट टुगेदर, सबसे पहले आप खड़े हो जाइए भैया, और अबाउट 10 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम बिगिनर्स, हैंड बाय द साइड ऑफ द थाइज, ठीक है जी। थाइज की साइड में हाथ रख लिया। अब डिस्ट्रीब्यूट द वेट इक्वली ऑन बोथ द फीट, दोनों फीट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करिए वेट को इक्वली। देन रेज आर्म्स ओवर द हेड, फिर यहां से आर्म्स को रेज करना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो उन्होंने पूरा स्टेप बता दिया है, इसलिए थोड़ा सा प्लेस हैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड, हेड के ऊपर रखिए। फिक्स आईज एट अ पॉइंट ऑन द वॉल स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ हेड, है ना, यानी अपनी आंखें सामने, है ना, आंखें सामने, मतलब ऊपर की ओर आपको वॉल की ओर रखना है। आई शुड रिमेन फिक्स्ड ऑन द पॉइंट थ्रू आउट द आसन, आईज वहीं पर होनी चाहिए जहां पर आपका आसन है। इनहेल एंड स्ट्रेच द आर्म, सांस अंदर लें और स्ट्रेच करें ऐसे, ठीक है जी। शोल्डर एंड चेस्ट अपवर्ड, तो ये शोल्डर भी अपवर्ड जाएगा, चेस्ट भी अपवर्ड, ये ना ये ऊपर उठ के जाएगा, ठीक है जी। सिंपल सिंपल है। रेज हिल्स, हिल्स भी आपकी बढ़ेंगी। कमिंग अप ऑन टू द टोज, टोज पे आपको आना है, इन्होंने नहीं किया, ये है ना, ये ऐसे ऊपर उठेगा ये, ठीक है जी। मैं आपको आसन बता दे रहा हूं, है ना। नाउ स्ट्रेच होल बॉडी विदाउट लूजिंग बैलेंस, और कोशिश कीजिए स्ट्रेच करने की, मतलब ये जो है ना पूरा स्ट्रेच होगा विदाउट बैलेंस लूज किए, ऐसे एकदम स्थिर। होल्ड द ब्रीथ एंड पोजिशन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, फिर आप सांस को होल्ड करेंगे, इनहेल ले लिया, सांस तो आप अंदर ले चुके हो, होल्ड कीजिए। लोअर द हील्स व्हाइल ब्रीथिंग आउट एंड ब्रिंग हैंड्स टू द टॉप ऑफ द हेड, दिस इज 1 राउंड, ठीक है जी। फिर जब आप नीचे आओगे तो सांस छोड़ दोगे। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर आप नॉर्मल भी याद रखोगे तो भी आपको याद रहेगा, बट अपन लिख कर लेकर आए ताकि कोई चीज भूले नहीं आप लोग। नाउ ब्रीदिंग अवेयरनेस, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद द रेजिंग and lowering of the arms and balance should be maintained while stretching the whole body, बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए, है ना, सिंक्रोनाइज होना चाहिए सब कुछ, जब हाथ आप ऊपर ले जा रहे हो, नीचे ला रहे हो। थिंग्स टू रिमेंबर while performing the आसन, क्या क्या चीजें याद रखनी है। डू नॉट मूव आईज फ्रॉम द पॉइंट, उन्होंने बोला था ना एक पॉइंट पे स्थिर रखना है, तो वहां से आईज को मूव नहीं करना भैया जी, है ना। ऐसे नहीं कि यहां भी देख रहे हैं वहां भी देख रहे हैं, वो होता है जैसे सजा मिलती है जब हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ करते रहते हैं अपन क्लास के बाहर जब खड़ा करते हो, ऐसा यहाँ नहीं करना भाई, यहाँ एक पॉइंट रखना है और उसी पे देखना है, ठीक है जी। इट मेक्स यू लूज बैलेंस, क्योंकि फिर आप बैलेंस लूज कर सकते हो। व्हाइल रिटर्निंग टू स्टार्टिंग पोजीशन, फर्स्ट ब्रिंग द हिल्स ऑन द फ्लोर स्लोली, डू नॉट जर्क एज इट मेक यू लूज बैलेंस, मतलब जब भी आप यूं ऊपर हो, अब आप नीचे पहले पाँव लाओगे, फिर ऐसे ऐसे। और योगासन में मोस्टली चीजें ना स्लो ही होती हैं, ठीक है जी। वो तो रामदेव जी करता है ना। फिर कई लोग अगर आप देखते हो जो प्रॉपर योगा करते हो कहते हैं भाई साहब ये योगा थोड़ी, तो एक्सरसाइज है ना, क्योंकि योगा में मोस्टली चीजें इजी होती है, लेकिन अब होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग ज्यादा ज्ञानी भाई, अपन नहीं जानते क्या सही क्या गलत है, बस मैं बता रहा हूं दूसरा व्यू पॉइंट। चलिए जी, तो अब इसके बेनिफिट क्या है भाई ताड़ासन के। सबसे पहला स्ट्रेंथन द लेग्स, नीज, एंकल्स, आर्म, चेस्ट, जो भी चीज देखो, एक चीज याद रखना, इसमें ना आपको रटना नहीं, अच्छा ये आपको बस आसन को याद करना है, जो जो चीजें स्ट्रेच हो रही है भाई वो सबका भला हो रहा है। जैसे आप यूं ऊपर उठोगे ना, तो ये जो आपके काफ होते हैं, काफ, वहां पे स्ट्रेस पड़ेगा, ये हिस्से पे स्ट्रेस पड़ेगा, आप खुद करके देखो ना, करके देखो सब पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी मदद कर देंगी, तो आपको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप खुद उस आसन को बस याद रखने की जरूरत है। इमेजिन कीजिए
काम बनेगा। समझ गए क्या? ठीक है जी। स्ट्रेच एंड ओपन्स द हिप्स, ग्रोइंस, hamstring एंड calves, शोल्डर्स, चेस्ट, स्पाइन, ये सब स्ट्रेच होती है तो ये सबके लिए हेल्पफुल है। इंक्रीज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, मेंटल और फिजिकल इक्विलिब्रियम आता है, आइज भी है और आप होल्ड भी कर रहे हो, है ना। हेल्प्स इंप्रूव डाइजेशन, रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस, बैक पेन एंड स्केटिया, ये ना यहाँ पे होता है स्केटिया, है ना, ठीक है जी। तो इसमें भी ठीक करता है क्योंकि ये सारी चीजें खींचने वाली हैं, इन सब पे असर पड़ने वाला है। तो जहां जहां असर पड़ेगा भाई वो अच्छी चीज है। अच्छा ध्यान रखना, अब जहां जहां इस आसन में असर पड़ेगा वो खुलेंगी तो अच्छा होगा, स्ट्रेच होगा, ये वो मसल्स मजबूत है, सब होगा। लेकिन अगर वहां पहले से प्रॉब्लम है तो मत करना, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम है ना, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखिए बेनिफिट्स के बाद कॉन्ट्रडिक्शंस, अवॉइड डूइंग दिस, माइग्रेन है तो, डायरा है तो, लोअर और हाई ब्लड प्रेशर है तो, नेक और बैक इंजरीज है तो आपको इसको अवॉइड करना है। अब आता है दूसरा आसन, कटी चक्र आसन, ठीक है जी। कटी चक्र आसन में ये अपन ऐसे होते हैं, फिर ये ऐसे करते हैं और ये फिर ऐसे करते हैं। तो द नेम ऑफ दिस योगा आसन कम्स फ्रॉम कटी मीनिंग वेस्ट एंड चक्र मीन्स सर्कल, है ना। तो ये वेस्ट ऐसे पूरी घूमेगी, ये पूरी घूमेगी, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं अगले पेज पे। कटी चक्र आसन लिटरली मींस रोटेशन ऑफ वेस्ट, इट गिव्स अ नाइस स्ट्रेच टू द वेस्ट, हेल्प्स इन मेकिंग दी मोर फ्लेक्सिबल एंड सपल, ठीक है जी। एकदम मस्त हो जाती है भैया जी, ठीक है, दिख रही है पिक्चर में। अब ये देखो ये होता है ना, ये देखो ये पूरा, ठीक है जी, यूं भी हो गए, यूं भी हो गए, पूरा खींच गए। आपने अगर कभी देखा होगा तो आजकल जो मुहिम चली है ना कि हर जगह पार्क होते हैं, पार्क में वो होता है, वो एक ऐसे गोले गोले करके अपन ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, जिजिंग जिजिंग वाला, तो वो सब भी इसीलिए ही होती है ना। बट ये अपन आसन के थ्रू चल रहे हैं ना। इसकी टेक्निक क्या है, कीप द लेग 2-3 फीट अपार्ट, दोनों के बीच में 2-3 फीट का गैप रखिए। रेज बोथ द आर्म्स अप टू द शोल्डर, रेज कर लीजिए, लेवल विद पाम फेसिंग ईच अदर्स एंड कीप देम पैरेलल, पैरेलल रखना है भैया जी। व्हाइल एक्सेलिंग ट्विस्ट द बॉडी टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, पहले लेफ्ट साइड कर लीजिए, सो दैट द राइट पाम टचेस द लेफ्ट शोल्डर, कम बैक विद इनहेलेशन, फिर वापस आइए सांस छोड़ते हुए, है ना। पहले सांस लेते वक्त अपन ने पूरी एक्सरसाइज की, फिर सांस छोड़ते वक्त अपन वापस आ गए। While exhaling, twist the body towards the right side so that the left palm touches the right shoulder, comes back with an inhalation. तो यही बात फिर उस साइड से इस साइड से, बस दोनों साइड से कर लीजिए। This is one round. Repeat it 2 or 3 times. Relax, samasthi. Relax in samasthi. Now इससे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ब्रीथिंग के समय। इनहेल कम्स बैक टू द सेंटर, है ना, जब आप वापस आएंगे तो इनहेल करना है। एक्सेल करना है जब आप घूम रहे हो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट साइड पर घूम रहे हो, ठीक है। डू द सेम ऑन आइदर साइड, और करना दोनों साइड पर है ना, सिर्फ ये नहीं कि एक ही साइड, हर बार यूं ही जा रहे हैं अपन, ठीक है जी, दोनों साइड करना है आपको, ठीक है जी। जब वापस आएंगे तो आप इनहेल करेंगे, जब पोजिशन में जा रहे हो तो एक्सेल करेंगे, ठीक है जी। यहां से देख लीजिएगा, वाइल एक्सेलिंग ट्विस्ट द बॉडी, है ना। इसके बेनिफिट्स क्या है भैया, गुड फॉर रिवाइविंग कॉन्स्टिपेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए सही है। स्ट्रेंथन एंड इंप्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन, ये देखो अब सिंपल सी चीज है, जहां जहां स्ट्रेस पड़ने वाला, आप यूं यूं घूमने वाले हो, रीढ़ की हड्डी पे स्ट्रेस पड़ेगा, वेस्ट पे स्ट्रेस पड़ेगा, तो यहां से भैया जी ये चर्बी वर्बी कम हो जाएगी, है ना, ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो भैया जी किसी को पकड़ने में, झुकने में, इन सब चीजों में आसानी हो जाएगी। तो ये सब आप लिख सकते हो, है ना। ओपन अप द नेक एंड शोल्डर्स एंड स्ट्रेंथ द एब्डोमिनल मसल्स एंड लोअर बैक, है ना, ये ऑफ कोर्स लोअर बैक और एब्डोमिनल मसल्स के लिए फायदेमंद है। बेनिफिशियल फॉर दोज हु सेडेंटरी और डेस्क बाउंड जॉब्स, जिनकी डेस्क बाउंड जॉब से जो बैठे रहते हैं उनके लिए खासकर बहुत अच्छी है, तो भैया करो, है ना। अपना भी तो काम यही, अपन भी डेस्क जॉब ही कर रहे हैं भाई, है ना। हम कंटेंट बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ा सके, और आप बैठ के पढ़ रहे हैं ताकि अपना जीवन बना सके, समझो, राइम भी बन गई है भाई। चलो भैया जी, तो ये इनके फायदे हैं। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, अवॉइड प्रैक्टिसिंग काटी चक्रा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के दौरान, है ना, क्योंकि पेट में बेबी है तो आप नहीं करोगे, स्ट्रेच करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको हर्निया है तो स्लिप डिस्क, जिनका डिस्क स्लिप है, मतलब हड्डी में वो होता है, अपन ने बोलता है कि डिस्क स्लिप हो गई है। हेड एंड एब्डोमिनल सर्जरी अगर है, देखो एब्डोमिनल के लिए फायदा है, लेकिन अगर सर्जरी है तो नहीं करना है भैया जी। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर प्रैक्टिसिंग दिस योगा पोस्चर इफ यू हैव क्रोनिक स्पाइनल डिसऑर्डर्स, है ना। तो कोई भी ऐसा स्पाइन से रिलेटेड है, वेस्ट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो आपको नहीं करना है। तो बड़ा ईजी है योगा में लिखना, बहुत आसान है, जो चीज की बेनिफिट है वही चीज की बुराई है, अगर आपको वाली प्रॉब्लम चल रही है तो आता ही खत्म भैया जी, मामला हजम भैया जी। अब आता है पवन मुक्त आसन, इसमें क्या होता है, आप पवन से मुक्त होते हो। कौन सी पवन से मुक्त होते हो ये आप खुद समझते हो, है ना भाई साहब, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, ध्यान रखना थोड़ा सा, द नेम कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड पवन मीनिंग विंड एंड मुक्त मीन्स फ्री, दस पवन मुक्त आसन इज नोन एज विंड रिमूविंग आसन।
यानी यहाँ से हवा रिमूव होती है। ठीक है जी। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप ये आसन कर रहे हो तो लोगों से थोड़ा दूर बैठे, क्योंकि लिखने में बड़ा अच्छा लग रहा हवा मुक्त आसन, लेकिन अगर वहां लोग होंगे और आपने ये आसन किया तो नॉर्मली तो क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फिर सब आप पे हंसेंगे भी और करेंगे और कहेंगे भाई दुनिया में और भी जगह वहां भी जाके कर सकता था, सबके सामने करना जरूरी है क्या। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप खड़े हो और कोई ऐसा करे तो भाई साहब मुंह उधर जाके ये मत पूछना क्या कर रहे हो भैया जी, थोड़ा दूर हो जाना, वरना पवन मुक्त होगा और एंगल सीधा आपके पास सुई, फिर वो तब पवन मुक्त हो जाएगा, आप पवन युक्त हो जाओगे। ठीक है जी। और ये वो वाली पवन नहीं है जिसमें मजा आता है, ओए होए होए क्या हवा चल रही, ये वो वाली पवन है जिसमें ऐसे होता है, समझ गए। तो बी केयरफुल, बड़ा अच्छा है भाई साहब, है ना, अच्छा आसान है ये, और जिनको भी गैस वैस की इश्यूज होती हैं वो ये सब कर सकते हैं। ठीक है जी। जोक्स आ पार्ट। चलो भैया, तो पवन से मुक्त कोई होगा, पर कोशिश कीजिएगा कि आप मुक्त हो रहे हैं तो कोई और युक्त ना हो जाए, वरना फिर झगड़ा हो जाएगा भैया। चलिए टेक्निक क्या है, लाई ऑन बैक स्ट्रेचिंग योर लेग स्ट्रेट, है ना। तो देखो आपको सबसे पहले तो ऐसे करना है, फिर ये जो अप्पर का पैर ऐसे स्ट्रेट रहेगा, फिर यूं आप ऐसे घुटने यहाँ ले जाओगे और इसको ऐसे करोगे और घुटने को सर से मिलाओगे, ये पूरा ना ये ऐसे पिचकेगा ये, है ना। ठीक है जी, गोल मटूल सा। सो नाउ बेंड योर राइट नी एंड होल्ड इट विद योर हैंड्स, प्रेसिंग इट टुवर्ड्स योर एब्डोमिनल, है ना, उसकी ओर प्रेस करोगे आप एब्डोमिनल की ओर। ब्रीथ आउट व्हाइल लिफ्टिंग योर हेड एंड ट्राई टू टच योर नी विद योर चिन, है ना। ये देखो ये टच करोगे आप, कोशिश करोगे कि इसको चिन से टच कर सके। ब्रीथ एंड स्ट्रेच योर लेग स्ट्रेट, आफ्टर दैट प्रेस योर एब्डोमिनल विद योर लेफ्ट लेग, है ना। तो फिर आप उसके बाद इसको प्रेस भी करोगे, है ना, पूरा प्रेस भी करते हैं। ठीक है। नाउ टेक्निक, देन प्रेस योर एब्डोमिनल विद बोथ लेग्स, प्लेसिंग योर चिन बिटवीन योर नीज, है ना। फिर ये चिन आपकी क्या होगा, नीज के बीच में आ जाएगी और आप प्रेस करोगे। फ्रॉम दिस पॉइंट स्विंग योर बॉडी बैक और फोर्थ 5 to 10 टाइम्स, देन स्विंग योर बॉडी लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा 5 to 10 टाइम्स। फिर आप इसको करते रहिए, बस फायदा होगा। ब्रीदिंग अवेयरनेस, क्या ध्यान रखना है कि ब्रीथ आपको करना है थ्रू आउट द आसन। बी अवेयर दैट कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। मूवमेंट ऐसा ना हो कि एक टांग ले जा रहे हो फिर दूसरी टांग ले जा रहे हो, फिर प्रेस करने में देर हो जा रही है ना। तो ये सब कुछ ना एक साथ होता है, यूं आके फिर जब आप प्रेस करोगे तो दोनों एक साथ करोगे। ठीक है जी, वरना ना कई बार यहाँ पे ये जो एरिया होता है ना, ये इस वाले एरिया में नस वस खिंचने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए जी, बेनिफिट, स्ट्रेच द नेक एंड बैक, क्योंकि चिन का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो नेक का इस्तेमाल है और ये पीठ पूरा बैक का इस्तेमाल आ रहा है, और आप जब यूं कर रहे हो तो ये पूरे एरिया पे असर पड़ता है। मैं बस ये बोल रहा हूं कि जो भी आसन आप कर रहे हो उसको इमेजिन कीजिए, आपको जहां जहां स्ट्रेस पड़ने वाला है वो सब फायदेमंद है, अगर वहां पहले से प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। नाउ द एब्डोमिनल मसल्स आर स्ट्रेच्ड and internal organs are compressed, which increase the blood circulation and stimulates the nervous, increase the efficiency of the internal organs। तो यहाँ internal organs की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी भी टांगों को ऐसे करके करते हैं। जैसे मेरा छोटा बेबी है, हम तो बहुत करते हैं उसके साथ, है ना, क्योंकि क्या होता है बचपन में ना वो दूध ही पीता है, माँ का दूध पीता है, या तो फिर माँ का दूध नहीं होता तो वो फॉर्मूला मिल्क पीता है। ठीक है जी। तो अब होता क्या है कि उनको बहुत फाट आती है, मतलब वो दिन भर फुस 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 करते रहते हैं, आवाज वाली करते रहते हैं, इतने छोटे से होते पर कई बार अच्छी आवाज करते हो, तो हम लोग उसको करते रहते हैं, पवन मुक्त आसन करना है भाई, पवन मुक्त आसन करना है, तो छोटे छोटे टांगे उसको आगे करो उसको पीछे करो, है ना, तो अच्छा लगता है। अब क्योंकि वो बच्चा है, अगर कोई बड़ा ऐसा करे तो भाई साहब ये सोच के ऐसा लगा घिन आ रही हो, है ना। तो बस भैया, पर जरूरी है भाई, क्योंकि ये भी एक रियलिटी ऑफ लाइफ है, आपको भी कभी ना कभी फील आएगी जब आपको गैस होगा। तो अगर भगवान ना करे गैस हो, लेकिन होती है, सबको ही होगी, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखें कि भाई आसपास वाले लोग हैं, आप मुक्त हो तो वो युक्त ना हो। चलिए जी, ठीक है जी, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। फिर प्रेशर ऑन द एब्डोमिनल रिलीज एनी ट्रैप्ड गैसेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी आपका गैसेस हैं वो जब आप प्रेस करोगे तो वो बाहर होगी। तो घुटना चेस्ट के पास, गैस फुर। ठीक है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंप्रूव्ड, तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता ही है, तो सबको पता ही है। भैया बेनिफिट क्या है, गैस की बात सुनते ही कॉन्स्टिपेशन वर्ड तो याद ही होना चाहिए आपको। स्ट्रेंथन द लोअर बैक मसल्स एंड लूजन्स द स्पाइनल वर्टेब्रेन। इट बेनिफिशियल फॉर वुमेन्स टू, ये वुमेन्स के लिए बेनिफिशियल है। मसाज द पेल्विक, जो वुमेन्स के लिए ना खास करिए, pelvic muscles and reproductive organs, and it is beneficial for menstruation disorders। तो disorders
है ना, अपन ने पढ़ा है वुमेन्स, प्लीज ध्यान रख सकते हैं इसको। रिड्यूस फैट्स इन द एब्डोमिनल एरिया, थाइज एंड बटलॉक्स। फिर कॉन्ट्रडिक्शंस किसको नहीं करना चाहिए, मस्ट बी अवॉइड इफ देयर इज अ रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, जहां भी एब्डोमिनल का यूज है वहां सर्जरी है तो मत कीजिए भैया जी, क्योंकि उससे प्रेशर क्रिएट तो होता ही है। एनीवन सफरिंग फ्रॉम हर्निया और पाइल्स शुड अवॉइड दिस आसन एंड प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन। मोस्टली आसन में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं है, अगर उनके पेट पे असर पड़ रहा है तो आप ध्यान रखना, प्रेग्नेंट वुमेन को बोल देना है कि भैया आपको नहीं करना है ना, ठीक है। पाइल्स वाली प्रॉब्लम वालों को भी नहीं करना है। चलिए अब आता है मत्स्य आसन, इसमें मछली जैसा बनना होता है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, आप पहले तो एक पांव के इधर और ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व करना है, पीठ को ऐसे कर्व करना है और मुंडी को ऐसे अंदर घुसाना है। जब मुंडी अंदर घुसाओगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। तो देखो आपके यहाँ भी असर पड़ेगा, यहाँ भी असर पड़ेगा, तो यही सारे बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि लेग्स भी आपके फोल्ड हो रहे हैं ऐसे वाले, तो वो वहां भी स्ट्रेचेस पड़ते हैं। तो संस्कृत वर्ड ऑफ मत्स्य मींस फिश, हेंस मत्स्य आसन रेफर्स टू फिश पोज, है ना। ये लग भी रहा होगा आपको फिश पोज की तरह, ठीक है जी। तो ये फिश पोज कहलाता है ना। इसमें क्या होता है भैया जी, तो ये एक एंशिएंट योगिक टेक्स्ट में बोला गया है कि कैन रिस्टोर स्पाइनल स्ट्रेंथ, स्पाइनल स्ट्रेंथ आपकी वापस आ सकती है, ओवरऑल बॉडी बैलेंस बढ़ता है, कॉन्सिक्वेंटली लीडिंग टू बेटर फिजिकल एंड इमोशनल आउटलुक। तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है। अब इसमें टेक्निक क्या है, तो बिगिनिंग मत्स्य आसन बाय लाइंग डाउन इन शवासन, शवासन पोर्शन में आपको लाई डाउन कर जाना है। देन स्ट्रेच आर्म्स एंड लेग्स आउट, रिलैक्स द बॉडी एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ, लंबी लंबी सांसें लो थोड़ी सी। फिर प्लेस योर पाम्स अंडर योर हिप्स, ये जो आर्म ये होते हैं ना आपके हाथ, उसको हिप्स के अंदर रखना है, इन अ वे दैट पाम्स आर फेसिंग द ग्राउंड, ये ऐसे है ना, ये अपर है, ये ग्राउंड की तरफ है। नाउ ब्रिंग द एल्बोज क्लोजर टू द ईच अदर, एल्बोज को आप पास लाओगे, प्लेसिंग दैम क्लोज टू योर वेस्ट, है ना, तो उनको वेस्ट के सामने रख दोगे। ये बेसिकली एक एक लाइन बताई गई है, आप चाहो तो नॉर्मली अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट कोशिश करना कि स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले बॉडी लाइन करनी है, फिर हाथ को ऐसे रखना है ना, फिर उनको एल्बोज को पास लाना है। क्रॉस योर लेग्स सो दैट योर फीट क्रॉस ईच अदर, फिर आपको लेग्स को क्रॉस कर देना है। एंड योर थाइज एंड नीज आर प्लेस्ड फ्लैट ऑन द, ये हिस्सा जमीन से टच होना चाहिए, है ना, ये हिस्सा क्या होना चाहिए, जमीन से टच होना चाहिए। ब्रीथ इन एंड लिफ्ट योर चेस्ट इन अ वे दैट योर हेड इज ऑल्सो लिफ्टेड, फिर आपको इसको ऐसे करना है कि आपका हेड हो। मोस्टली हम जब करते थे ना तो ऐसे बताते थे कि गर्दन को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है, क्योंकि कई बार लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं, है ना, तो ये भी होता है। इट ऑल्सो लिफ्टेड एंड योर क्राउन टचेज द फ्लोर, फिर आपका क्राउन फ्लोर पर टच होना चाहिए, ठीक है जी। ये देखो ये थोड़ा सा ऐसे उल्टा कर दिया, ये बेसिकली यही वाला है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दिया, है ना। तो ये देखो ये जो है ना, ये ग्राउंड है अपना। चलिए जी, मेक श्योर वेट ऑफ योर बॉडी इज ऑन योर एल्बोज, आपका जो वेट है वो एल्बोज के ऊपर होना चाहिए, नॉट ऑन योर हेड, हेड पर होगा तो दिक्कत आती है, सर में प्रॉब्लम भी होती है, तो ध्यान रखेंगे। एज योर चेस्ट इज लिफ्टेड लाइटली प्रेशराइज योर शोल्डर ब्लेड्स, यहाँ पे आप प्रेशर फील करोगे। होल्ड द पोजिशन ओनली अंटिल यू आर कंफर्टेबल, ब्रीथ नॉर्मली, फिर इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है जितनी देर आप कर सकते हो, और सांस नॉर्मली लेना। इस टाइम पे तो आप लंबी सांस ले भी नहीं सकते क्योंकि आपके गर्दन पे भी स्ट्रेन है ना, तो नोज से हवा जाएगी आएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाउ टू रिलीज फ्रॉम मत्स्यासन जेंटली रेज द हेड अप, पहले तो सर को आप ऊपर करेंगे, लोअरिंग द चेस्ट, चेस्ट को नीचे वापस करेंगे, हेड टू द फ्लोर एंड ब्रिंग द हैंड्स बैक अलोंग द साइड्स ऑफ द बॉडी, फिर आपके बॉडी को भी रिलैक्स करना है, साइड में लाना है। एंश्योर्स द हेड इज एट कंप्लीट रेस्ट एंड द लोअर स्पाइन इज क्लोज टू द फ्लोर, है ना, मतलब बेसिकली ये है कि हेड जो आपका अंदर था इसको आप सीधा करोगे, इसको नीचे करोगे, है ना, नीचे करोगे तो सारी चीजें ठीक होने लग जाएंगी, है ना। तुरंत पहले ऐसे मत कर देना कि ऐसे होते होते ऐसे उठ जाओ, नहीं, पहले सर को नीचे, फिर चेस्ट को नीचे, है ना, फिर उसके बाद रिलैक्स इन शवासन, फिर शवासन में टेक अ फ्यू ब्रेथ्स, व्हेन रेडी गो बैक इनटू द आसन अगेन एंड होल्ड इट एज लॉन्गर एज यू कैन होल्ड इट, ठीक है जी। ओके, ध्यान रखिएगा, आपको आराम से करना है, इसमें ज्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी, गर्दन को पहले वापस ठीक करना है, चेस्ट को वापस लाना है नॉर्मल पोजीशन में, फिर वापस से सारी चीजें ओपन अप करनी है। नाउ ब्रीदिंग अवेयरनेस, क्या क्या ध्यान रखना है सांस लेते समय, तो सबसे पहले begin slow inhalation and exhalation as you exhale through the chest out and bring the head deeper down, जब भी आप इनहेल या एक्सेल कर रहे हो तो स्लोली स्लोली करना है ना, क्योंकि इसमें आपका सर का भी इन्वॉल्व, जो मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर आप सर यूं है और नाक से सांस ले जा रहे हो तो तेज तेज करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, ये अटक भी सकता है कुछ भी, तो इसलिए ध्यान रखना है, स्लोली चलना है। स्लोली इनहेल एंड ब्रिंग द हेड अप एंड रिलीज द हेड एंड शोल्डर्स, भैया स्लोली इनहेल कीजिए और हेड को अप कीजिए, फिर रिलीज कर दीजिए। रिलैक्स द बॉडी एज यू एक्सहेल एंड स्ट्रेच द एंटायर बैक डाउन, ठीक है जी, तो एक्सहेल करते वक्त आपको एंटायर जो ये बैक का एरिया पूरा उसको फ्लोर पे रखना है और मैट एंड टेक अ फ्यू ब्रेथ्स,
और फिर आपको ब्रेथ्स को मतलब सांस लेते रहनी है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि इसमें लिखा काफी सारी चीजें हैं, आपको बस यही ध्यान रखना है कि क्रॉस आपके लेग होने चाहिए, आपका जो शोल्डर है उस पर प्रेशर आना चाहिए, गर्दन यूं होनी चाहिए। जब गर्दन यूं हो रही है तो सांस को आपको आराम से लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहली बात तो ओपन एंड स्ट्रेच दी नेक मसल्स एंड शोल्डर्स, क्योंकि सारा स्ट्रेन तो यहीं आने वाला है ना। तो इस पे यहाँ ये देखो, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया है ना, तो यहीं पे स्ट्रेस आएगा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ओपन अप हो जाएंगी, स्ट्रेंथन हो जाएंगी। हेल्प्स इन ओपनिंग द चेस्ट एंड करेक्ट्स राउंड शोल्डर्स टू, है ना। तो भैया चेस्ट आपकी ओपनिंग होगी, आपके जो करेक्ट राउंड शोल्डर्स भी सही हो जाएंगे। गिव रिलीफ फ्रॉम, जैसे राउंड शोल्डर याद है ना, जब आप यूं करोगे तो ये पीछे हो जाएंगे, है ना, तो ये बेनिफिट है। ठीक है जी। गिव रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बाय एनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग्स, है ना, इसमें डीप ब्रीदिंग्स होती है, आप हल्की हल्की सांस लेते हो लेकिन लंबी लंबी लेते हो, तो ये उसके आपके क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए फायदेमंद है। स्ट्रेंथन द बैक मसल्स विद फॉर्मेशन ऑफ द आर्क, है ना, तो जब वो आर्क आप बनाते हो तो उससे आपकी बैक की मसल्स भी ठीक होती है ना। ये जो आर्क अपन ने बनाया, ये देखो, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां जहां स्ट्रेस पड़ रहा है वहां वहां आपके लिए बेनिफिट है, और अगर वहां प्रॉब्लम है तो मत करो, है ना। बेनिफिट्स, हेल्प टोन दी पैराथायरॉइड, पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड्स, दिस पोस्चर हेल्प्स दी रेगुलेट इमोशन एंड स्ट्रेस। तो इस पोस्चर को आप इमोशन और स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए भी कर सकते हो। और वैसे जब आप यूं करते हो तो आपको ये भी तो पता है ना कि खून दिमाग में पहुंचता है, वो भी एक अच्छी चीज, अगर आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो, है ना, कि ब्रेन के लिए भी सही है भैया जी। नाउ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है भैया जी, किनको नहीं करना चाहिए? तो लोअर हाई और लो, अगर ब्लड प्रेशर है तो नहीं करना चाहिए आपको। नेक इंजरी से ऑफकोर्स जहां जहां पे यूज होने वाला, इंजरी टू एनी पार्ट ऑफ द लोअर बैक है तो नहीं। माइग्रेन और हार्ट एलिमेंट्स का प्रॉब्लम है तो नहीं, क्योंकि इसमें दिमाग पे असर पड़ने वाला, इस पे स्ट्रेस भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। स्पॉन्डिलिट्स एंड वुमेन हु आर प्रेग्नेंट शुड नॉट अटेम्प्ट दिस योगा आसन, तो उनको ये नहीं करना है, क्योंकि वो तो कर ही नहीं सकते। मोस्टली देखना, जहां भी पेट का स्ट्रेचिंग या पेट से रिलेटेड कुछ हैवी एक्सरसाइज होगी वहां पे प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं करना है। ये एक आंसर आप याद रख लो अगर आता है तो। चलिए, अब आती है बारी हलासन की। तो हलासन आप देख ही रहो, जैसे हल लगाते ना अपन, तो एकदम वैसे ही पूरा पोस्चर है। ये भी बड़ा मजेदार होता है, जब हम यंग एज में होते हैं ना तब बड़ा मजा आता है ना। अब तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा पेट निकल जाता है, कुछ निकल जाता है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, वरना बचपन में करने में बड़ा मजा आता है, और पूरा स्ट्रेट करने में और मजा आता है। आप करके देखना आसन, आप लोगों को मजा आएगा, है ना। hala मीन्स प्लग, है ना। द posture इज नोन एज हलासन बिकॉज इन इट्स फाइनल पोजिशन द शेप ऑफ अ बॉडी रिजेंबल्स द इंडियन प्लग। ठीक है जी, हल की तरह हो जाता है ये। हल ऐसे ही तो होता ना, अपन हल जोते आप लोगों ने कभी हल है, किसानी विसानी है आपके, कोई है किसान विसान, बड़ा मजा आता है ना किसानी विसानी करने में, हल में। अब तो चलो ट्रैक्टर का जमाना आ गया है, लेकिन मैंने हल का काम किया हुआ है, और उसे काफी सारी चीजें, क्योंकि वो हल जो चलता है, जब अपन वो मतलब ट्रैक्टर आ जाने के बाद मोस्टली हम उस पर ऐसे खड़े हो जाते थे और यूं चलता था, वरना पहले बैलगाड़ी पे करते थे। तो थैंकफुली हमने अपने बचपन में किया, हालांकि बहुत ज़्यादा समय तक नहीं किया, लेकिन जब भी हम गांव गए हैं वहाँ पर किया है। फिर उसके बाद तब सब जगह ट्रैक्टर ही आ गया है, काफ़ी साल पहले ही। चलिए, तो हलासन का क्या है? टेक स्पिन पोजिशन, हैंड स्ट्रेट बाय द साइड्स ऑफ थाई एंड पाम रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड। तो पहले तो एकदम स्ट्रेट आपको लेटना है, आपके जो हाथ हैं ये बाजू में रहेंगे, पाम एकदम रेस्टिंग पोजीशन में रहेंगे। स्लोली रेज योर लेग्स, फिर धीरे धीरे आपके लेग्स ऐसे 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 उठेंगे, और ना साथ में उठेंगे, ऐसे एक मत उठा देना, साथ में से उठेंगे, है ना। लेग्स लिखा हुआ है टुगेदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विदाउट बेंडिंग एट द नीज। नीज बेंड नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है ना, नीज बेंड नहीं होगी, वरना फिर क्या होता है ना, ये ना ये यहाँ आने लगता है, ये ऐसे ऐसे हो जाता है, ये जैसे अपन यूं जा रहे हैं ना, तो ये ऐसे हो जाता है, तो ये फिर उतना सही नहीं होता, और मतलब वो पॉस्चर भी सही नहीं है। बाय प्रेसिंग योर हैंड्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स रेज योर लेग्स फर्दर अप टू 60 डिग्री। तो पहले आपने 30 डिग्री रखा, फिर 60 डिग्री रखा, फिर मेंटेन द पोजीशन फॉर फ्यू सेकंड, फिर आपने उस पोजीशन को भी आपको फ्यू सेकंड्स मेंटेन करना है। देन स्लोली स्लोली ब्रिंग द लेग्स टू 90 डिग्री, धीरे धीरे 30, 60, 90, अब पलटी मार लो, है ना। तो प्रेसिंग बोथ हैंड्स ब्रिंगिंग द लेग स्लोली टुवर्ड्स द हैंड, तो ये हाथ को आपको यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, इसको ध्यान से रखना है। कंटिन्यू ब्लेंडिंग द लेग्स till toes touch the ground on, then stretch your legs backward as far as possible। फिर आपको ये कंटिन्यू करना है, जितना लंबा आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना लंबा स्ट्रेच आपको करना है। ठीक है जी, पहले यहां से अपन शुरू हुए तो पाँव यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर एकदम यहां पहुंचा, अब ये ऐसे आ गया। ठीक है जी, डन है जी। नाउ प्लेस बोथ द पाम्स ऑन द हेड मेकिंग फिंगर लॉक, ब्रिंग द एल्बोज ऑन द ग्राउंड, एल्बोज को आपको ग्राउंड पे रखना है।
टेक्निक व्हाइल रिटर्निंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, फर्स्ट रिलीज द फिंगर लॉक, पहले आपको जो हाथ ये जो है ना यहाँ से हाथ ऐसे बांध भी लेते हैं ये, तो आपको उसको खोलना है, स्ट्रेच द हैंड स्ट्रेट एंड प्लेस देम इन द ग्राउंड बाय द साइड ऑफ द बॉडी, फिर उसको खोल के ऐसे साइड में रख देना है, मतलब रख नहीं देना, मतलब साइड में कर लेना है, हाँ तो रखेंगे नहीं, मतलब कर लेंगे साइड में। लोअर द वेस्ट एंड रेज द लेग्स फ्रॉम ग्राउंड स्लोली टू द लेट द वेस्ट रेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड स्टॉप ब्रिंगिंग द लेग्स टू 90 डिग्री एंगल, स्लोली कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, फिर धीरे धीरे आपको उठना है, उठना उठना, फिर रुकना है, फिर छूम हो जाना है। ठीक है, तो बेसिक सा काम है, इसको आप आराम से भी लिख सकते हो। अब इसमें ब्रीथिंग में क्या ध्यान देना है भैया जी, तो कीप द ब्रीथ अंडर कंट्रोल एंड एंश्योर इट इज नॉट इरेगुलर एंड इरेक्टिक, हमेशा कोशिश करना है कि जब आप ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसमें सांसें आपकी कंटिन्यूअसली नॉर्मल स्पीड पे रहें, कुछ भी एक्स्ट्रा ऊपर नीचे ना हो कि कभी ऐसे ना हो, है ना, मतलब रुके चले, इरेगुलर ना हो। विथ अ डीप इनहेल रेज द लेग टू 90 डिग्रीज एंड एक्सहेल कंप्लीटली, है ना, पहले यानी कि लाते वक्त इनहेल और जब यूं जा रहा हो तो आपको एक्सहेल करना है। रिमेन इन दिस पोजीशन फॉर अ फ्यू ब्रीथ्स एंड अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड टू हैपन, और आपको ब्लड को हैपन होने देना, मतलब इसमें आप जितनी देर रुकोगे ब्लड उतना सर्कुलेट आपका होता रहेगा। बेनिफिट्स क्या है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, इफ देयर इज अ कंप्लेंट ऑफ डायफेसिया एंड कॉन्स्टिपेशन, इट कैन बी करेक्टेड बाय प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन। ठीक है जी, द प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन इज हेल्पफुल इन सर्टेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज, कुछ डायबिटीज में भी हेल्प करता है। मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ हलासन कैन बी डिराइव्ड व्हेन भुजंग आसन इज प्रैक्टिस्ड इमीडिएटली आफ्टर हलासन। तो यार ये एक अलग पॉइंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हो, अगर ये आता है तो इसको लिख देना कि भैया जी अगर हलासन के साथ भुजंग आसन साथ में करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है भैया जी, तो बाय द वन सफरिंग फ्रॉम सर्विकल स्पॉन्डिलिटिस और स्टिफनेस इन द स्पाइन, तो ना करें वो। बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल इंजरीज या हर्निया, तो नहीं करें। एब्डोमिनल इंजरीज के साथ हर्निया वर्ड याद रखेंगे अपन, है ना। नाउ अब आता है पश्चिमोत्तान आसन। ये बहुत वो होता है, मतलब जैसे होता है ना जिनकी हाइट छोटी होती है ना, वो ये आसन बड़ी आराम से कर लेते हैं, मतलब स्ट्रेचिंग तो चाहिए होती है लेकिन फिर भी कई लोग, मैंने मतलब मोस्टली छोटे लोगों को जिनकी हाइट छोटी होती है वो ये आसन आराम से कर लेते हैं, क्योंकि इनका धड़ थोड़ा बड़ा होता है, टांगे थोड़ी छोटी होती है, यूँ पकड़ लेते हैं। लंबे लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, ऑल्दो हमने अपने टाइम पे योगासन के वक्त किया है ना, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, तो इसमें रेगुलर प्रैक्टिस के बाद वापस आएगी, तो जब मैं दोबारा कर लूँगा तब आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरा ना सर इससे टच नहीं होता अब। The word Paschimottanasana comes from the Sanskrit word Paschima, means west or back of the body. Utna means intense stretch, तो यानी कि स्ट्रेचिंग पूरी होने वाली है, और एक्सटेंडेड। इन दिस आसन वन हैज टू सिट इंटेंशनली स्ट्रेच बैक फॉरवर्ड। ठीक है जी, तो ये आप पूरा स्ट्रेच हो रहे हो, तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरे एरिया में स्ट्रेचिंग आती है। ठीक है जी, और एक ये जो ये पैर के यहां पर और यहां पर बड़ा मजा आता है भाई, सूदिंग फील होगा जब आप करोगे ना, तो आपको लगेगा स्ट्रेचिंग बट एक बार रेगुलरली करने में ना बड़ा मजा आता है भाई इसको करने में, है ना। ये वाले एरियाज में और ये वाले एरियाज में आपके असर है, तो ये इसके बेनिफिट हो जाएंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये इसके बेनिफिट हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए टेक्निक, पहले तो बैठना है भैया जी, स्ट्रेचिंग बोथ द लेग्स टुगेदर इन फ्रंट, है ना, पहले आप पांव आगे लाएंगे, हैंड्स बाय द साइड में हैंड्स लाएंगे, पाम्स रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, फिंगर शुड बी रिमेन टुगेदर पॉइंटिंग फॉरवर्ड, है ना, टुगेदर रहेंगे फॉरवर्ड की ओर। ये देख लो आप, ये जो है ना, ये ऐसे, ये जो है ये पूरा पोस्चर ऐसे होता है। ठीक है जी, आपको फोटोज में समझ में आ ही रहा होगा ना, फोटोज देखकर भी इसको कर सकते हो। लूजन योर बैक मसल्स, भैया बैक मसल्स को लूज रखेंगे, है ना, क्योंकि तभी तो आप पूरा स्ट्रेच करोगे। बेंड दी बॉडी फॉरवर्ड एज फार एज इट पॉसिबल। अच्छा याद रखिएगा, जब आप फॉरवर्ड करोगे ना तो इसको ऐसे, ये इसको ऐसे निकालना नहीं है ना, ये जो कुबड़ापन है ना, इसको ऐसे निकालना नहीं है, ये ऐसे ही रहना चाहिए। ठीक है जी, जब आप यहाँ पर लेकर जाओगे ना, तो ये जो एरिया है ये तो थोड़ा उठता है, लेकिन ये वाला जितना फ्लैट रहेगा ना उतना ज्यादा लंबा आप जाओगे, है ना, साइंस वाले बच्चे समझ सकते हैं इसको, है ना, ये एंगल उतना ज्यादा लंबा बनेगा। अगर ये ऐसे कुबड़ा सा हो गया ना तो ये यहीं पे ऐसे खत्म हो जाता है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इसको भी आपको ध्यान रखना है, मतलब छोटी छोटी बारीकियां अगर आप लिख दोगे और अगर एग्जामिनर ने ढंग से पढ़ा, वैसे तो पी में ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा डीपली अभी लोग स्टडी करके नहीं पढ़ते हैं, ऊपर से देखते हुए मार्क्स दे देते हैं, लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर बहुत अच्छे से देखता है तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स इन द सेंस कि उसके मन में इंप्रेशन जाएगा कि अच्छा बच्चे को काफी कुछ आता हुआ है। तो प्लीज ये आसन जरूर ट्राई कीजिए, अगर आप इस आसन को ट्राई कर लेते हो ना तो आपको रियलिटी में भी काफी फायदा होगा और आप खुद से बहुत सारी चीजें लिख पाओगे।
Maintain this position and loosen your hands and place them where they are comfortable. It would be better if they put on the thighs. चाहो तो आप हाथ को thighs पे भी रख सकते हो. Technique. Practice it daily and keep bending forward a little more. Finally, hold on the big toes with the four fingers of respective hands and place it forehand on the knees. ठीक है जी, ये देखो ये ऐसे नीज पे रखोगे और ये ऐसे कर लोगे और ये एक बार में नहीं आएगा, ये बात मैं आपको बता देता हूं, है ना. ये तो अभी अपन आसान है तो देख रहे हैं. एक पहले आप इतना करोगे जो लोग नहीं करते हैं, फिर उसके और आगे जाओगे, फिर और आगे जाओगे, फिर और आगे जाओगे, तो धीरे धीरे करके वो बनता है. इसलिए इन्होंने भी बोला है कि पहले आप हाथ यहीं रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर धीरे धीरे बढ़ोगे तब ये पाँव के साथ ऐसे आएंगे. नाउ after a few seconds raise the head, release the toes and come to the original position. फिर कुछ सेकंड्स रहने के बाद आपको छोड़ देना है, रिलीज करना है एंड देन वापस बैक टू दी ओरिजिनल पोजीशन. ब्रीदिंग अवेयरनेस क्या ध्यान रखनी है? ब्रीथ स्लोली एंड डीपली ड्यूरिंग द फाइनल पोजीशन. स्लोली और डीपली. डीपली का मतलब है लंबी सांसें आप ले रहे हो, है ना, लेकिन स्लोली, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, है ना. इनहेल, ब्रीथ आउट इफ होल्डिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. और अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो तो फिर आप सांस छोड़ सकते हो. इनहेल व्हाइल रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पोजीशन. जब भी आप स्टार्टिंग पोजीशन में आ रहे हो तो इनहेल करोगे, ठीक है जी, मतलब सांस अंदर लोगे. बेनिफिट्स क्या है भैया इसके? बेनिफिट्स क्या है भैया जी? तो देखो, इट स्ट्रेचेस द मसल्स ऑफ द बैक फ्रॉम हेड टू एंकल. इट कॉन्ट्रैक्ट्स द मसल्स ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. इंप्रूव्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल ग्लैंड्स, स्पेशली द सिक्रेशंस. इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी. अब देखो, आपको ये पूरा याद ना रहे, जो साइंस वाले हैं या बायो वाले वो पूरा याद रख लेंगे, है ना. जो कॉमर्स के हैं या फिर जो मतलब बायो के नहीं है उनको पूरा याद नहीं रहेगा. तो बस आपको इतना याद रखना भाई, स्ट्रेच द मसल्स ऑफ बैक, ठीक है जी, स्ट्रेच द मसल्स ऑफ हेड, स्ट्रेच द मसल्स ऑफ एब्डोमिनल, है ना. इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जितना आप स्ट्रेचिंग करोगे उतनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. तो ये वर्ड्स तो आप याद रख सकते हो, ये तो आप लिख सकते हो ना शॉर्ट में, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है जी. ऑफ द लुम्बर रीजन एंड द हिप्स एंड thighs, back side of thigh and calves. चलिए जी, मसाज एंड टोन्स द एब्डोमिनल एंड पेल्विक रीजन. पेल्विक रीजन पे असर डालता है, इंक्लूडिंग ऑल ऑर्गन्स एज लीवर, पेनक्रियाज, किडनीज, एड्रेनल्स, स्पिलन और इंटेस्टाइन्स. इन सब पे ये असर करता है, क्योंकि जब आप आगे ले जाते हो, स्ट्रेच करते हो, तो ये पूरी बॉडी का हिस्सा पूरा स्ट्रेच होता है ना, तो उन सब पे असर है. इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, बैक रीजन, टोन्स द स्पाइनल कर्व्स, है ना. इंप्रूव्स अलाइनमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, तो उसके अलाइनमेंट्स में भी ये इंप्रूव करता है, ठीक है जी. फिर कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? इन केस पेनफुल एंड एनलार्ज लीवर और स्प्लीन, हर्निटेड डिस्क और एक्यूट अपेंडिक्स, यू शुड नॉट डू पश्चिमोत्तासन अंटिल यू आर रिलीव्ड ऑफ दिस सिम्टम्स. तो अगर आपको ये वाले सिम्टम्स हैं तो आपको ये नहीं करने चाहिए. अब ये थोड़े से बायो वाले वर्ड्स हैं तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना. तो आप लीवर याद रख सकते हो, स्प्लीन याद रख सकते हो, है ना, हर्निया से हर्निटेड याद रख सकते हो, है ना. तो ये सारी चीज याद रख सकते हो, या फिर आप एटलीस्ट ये याद रख सकते हो कि अगर आपको स्पाइनल कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको मत करना, क्योंकि स्पाइनल हो सकता है. अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप इसको लिख सकते हो. कॉमन चीज हो गई, है ना, ये तो कॉमन चीज हो गई, जिसमें भी यहाँ पर ये वाला हिस्सा यूज हो रहा है, चाहे पीछे जाते हुए चाहे आगे जाते हुए, तो स्पाइनल वाले लोग ना करें. चलिए, अब है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है जी. अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इसमें क्या है? द नेम कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड अर्ध. अर्ध मीन्स आधा, मीनिंग हाफ. मत्स्य मीन्स फिश, तो इसमें आधे फिश जैसा लगते हैं. एंड इंद्र मीन्स किंग. द फाइनल पोजिशन ऑफ दिस आसन इज जस्ट लाइक हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अर्ध मत्स्येंद्र आसन. दिस आसन इज ऑल्सो नोन एज हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज. तो ये देखो, आप इसमें आप क्या कर रहे हो, स्पाइन आपकी थोड़ी सी ट्विस्ट हो रही है ना. ये देखो, यहाँ पे ये जो है ये हिस्सा ऐसे ट्विस्ट हो रहा है ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे इस वाले आसन में क्या होता है, ट्विस्ट हो जाता है भैया जी, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है. तो देखो एकदम लग भी रहा है कि तो राजाओं के, वो आपने अगर महेंद्र बाहुबली देखी होगी तो जब वो कटप्पा जी उसको तलवार घुसा देता है तो वो ऐसे, बस इसमें अपन ऐसे पोज करके बैठे हुए हैं, है ना. थोड़ा वैसा लग रहा है. चलिए जी, तो इसमें क्या है, सिट एक्सटेंडिंग बोथ द लेग्स टुगेदर इन फ्रंट, है ना. दोनों पाँव को आपको आगे रख के बैठना है. पहले तो हैंड्स बाय द साइड में हैंड्स रखना है. पाम रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड पे रेस्ट करना है. फिंगर शुड रिमेन टुगेदर, है ना, फिंगर्स साथ में रहेंगे. होल्ड द राइट ऐसे कह सकते हो भैया, फिंगर कहीं भाग भी जाते हैं क्या? नहीं, भाग नहीं जाते, मतलब कहने का मतलब क्या, ऐसे रखना है अपने को. फोल्ड द राइट लेग एट नी, है ना, राइट लेग को आपको नी तक फोल्ड करना है. ये देखो आपका फोल्ड हुआ. स्लोली सेट द राइट हील एट द पेरिनियम, तो ये आपको इस साइड ले आना है ना. पहले आप ऐसे रखोगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करोगे, फिर इसको उठा के इधर, ये देखो ये राइट लेग है ना,
है ना, ये राइट लेग है, ठीक है जी। नाउ होल्डिंग द लेफ्ट लेग, ब्रिंगिंग इट फ्रॉम अबव द राइट नी एंड प्लेस इट बाय साइड ऑफ द ग्राउंड, द नी ऑफ द लेफ्ट लेग शुड रिमेन टुवर्ड्स स्काई। तो नी जो है वो आपकी स्काई की तरफ होनी चाहिए, सुई, है ना, ठीक है जी। नाउ ब्रिंग द राइट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट नी, है ना, फिर राइट हैंड को आपको लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट नी पे लाना है। द लेफ्ट नी शुड रिमेन लेफ्ट साइड ऑफ द राइट आर्मपिट, ठीक है जी। तो जो आपका लेफ्ट नी है वो आपका हमेशा आर्मपिट के साइड पर ही होगा, ये है ना, ठीक है जी, ये जो है ना ये, ठीक है जी, तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना। नाउ स्ट्रेंथन द राइट हैंड एंड होल्ड द टो और एंकल ऑफ द लेफ्ट लेग, फिर आपको इसको टो को या उसको होल्ड करना है। ट्विस्टिंग द बॉडी टू द लेफ्ट साइड, लुक बैकवर्ड, जब आप ट्विस्ट करोगे बॉडी को बैक साइड पर तो आप पीछे की ओर भी देख सकते हो। अच्छा ये, हाँ एक बात याद रखिएगा, आपकी किताब में ना ये फ्रंट की ओर देख रहे हैं, आपकी किताब में ये ऐसे पीछे की ओर भी देख रहे हैं, तो सीबीएसई में अगर आप देखोगे तो ये पीछे की ओर है, ठीक है जी। तो ये ऐसे होल्ड करके वो इधर ऐसे देख रहे हैं, इसमें सामने है, तो याद रखेंगे इसमें पीछे की ओर देखना है, ठीक है, डन है जी, ओके। तो ये जो सर है, ये जो फेस है, ये आपका इधर नहीं होगा, इधर होगा। गेज शुड बी टुवर्ड्स बैक, तो असर आपके बैक पे ही पड़ेगा। नाउ टेक्निक, व्हाइल रिटर्निंग टू द ओरिजिनल पोजीशन, अगर आप ओरिजिनल पोजीशन पे आते हो तो फर्स्ट रिलीज द हैंड फ्रॉम द थाई एंड टर्न हेड्स फॉरवर्ड, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको हैंड्स ही रिलीज करने पड़ेंगे थाई के पास से। फिर नाउ ब्रिंग द बैक टू नॉर्मल पोजीशन, फिर आप नॉर्मल पोजीशन में आओगे आफ्टर लूजिंग द राइट हैंड, राइट हैंड को लूज करने के बाद, है ना, छोड़ोगे इसको, ढीले होंगे हाथ। ब्रिंग द लेफ्ट लेग टू द ओरिजिनल पोजीशन, फिर लेफ्ट लेग को आपको ओरिजिनल पोजीशन में रखना है। नाउ ब्रिंग द राइट लेग इनटू द ओरिजिनल पोजीशन, फिर उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाओगे और रिपीट इट सिमिलरली फॉर अदर साइड, है ना, फिर आप दूसरी साइड से भी इसको कर सकते हो, है ना, पहले एक लेग से फिर दूसरे लेग से। याद रखिएगा आपका जो चेहरा है जो सीबीएसई में है वो पीछे की ओर बनाया है, ठीक है, सामने देखना है, आपको पीछे की ओर देखना है। चलिए इसमें ब्रीदिंग में इनहेल इन फॉरवर्ड पोजीशन, जब आप फॉरवर्ड पोजीशन पे हो तो इनहेल करोगे। एक्सहेल वाइल ट्विस्टिंग, जब आप ट्विस्टिंग कर रहे हो तो सांस बाहर छोड़ोगे। फिर इनहेल वाइल रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पोजीशन, फिर जब आप स्टार्टिंग पोजीशन पे आओगे तो वापस से इनहेल करोगे। डीप ब्रीथ एंड स्लोली विदाउट स्ट्रेन इन द फाइनल पोजीशन, जब आप फाइनल पोजीशन में रहोगे तो आपको डीप यानी कि स्लोली स्लोली लंबी लंबी सांस लेनी है ना, ठीक है जी, घबराना नहीं है। बेनिफिट्स क्या है, इट इज यूजफुल इन कॉन्स्टिपेशन, जहां पे भी पेट का चक्कर है, कॉन्स्टिपेशन है ही। द आसन इंप्रूव्स लीवर एफिशिएंसी एंड रिमूव्स डेबिलिट ऑफ किडनी, तो किडनी में ये इंप्रूव करता है, मतलब ये रिमूव करता है और लीवर एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इट इज वेरी यूजफुल इन डायबिटीज, डायबिटीज में वेरी यूजफुल है, तो लीवर हो गया, किडनी हो गया, डायबिटीज में भी फायदेमंद है। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द मसल्स शोल्डर एंड बैक, तो आपकी मसल्स के लिए, शोल्डर्स के लिए, बैक के लिए, मसल्स ऑफ शोल्डर और बैक के लिए ये सही है। कॉन्ट्रडिक्शन शुड अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी है तो अवॉइड करना है। पीपल हु हैव अंडरगॉन हार्ट और एब्डोमिनल और ब्रेन सर्जरी शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन। केयर शुड बी टेकन व्हाइल दोज सफरिंग फ्रॉम पेपेटिक यूक्लेयर्स और हर्निया, हर्निया के थ्रू अगर आप वो है, क्योंकि इसमें आपकी बहुत मतलब हर्निया में भी प्रॉब्लम आती है ना, तो ये सारी चीजें क्योंकि उस पर उसका स्ट्रेचिंग है, उसका असर पड़ने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। हर्निया भी बहुत सारी चीजों में कॉमन है, तो आप याद रख सकते हो, हर्निया, स्पाइनल, बैक पेन, है ना, ये आसन आएंगे तो इसमें ये चिपका देने हैं, ठीक है जी, चिपका देने आंसर में, ठीक है, क्योंकि मोस्टली में ये सब कॉमन है भैया, है ना, मोस्टली में ये सब कॉमन है। नाउ दोज विद सर्व स्पाइनल प्रॉब्लम्स शुड अवॉइड द आसन, while those suffering from mild slipped disc can benefit from this आसन, but in some cases it should be avoided, ठीक है जी। तो भैया जिनके भी आई गया स्पाइनल प्रॉब्लम है तो भैया अवॉइड करो, डिस्क की कोई प्रॉब्लम है ना, स्पाइनल डिस्क कहीं स्लिप फ्लिप है तो भैया जी उसको अवॉइड कीजिए। नाउ धनुरासन, ये भी बड़ा मस्त आसन है, ये शायद अगर आपने मेरी लाइव देखी होगी तो मैंने बताया था आपको कि यही वो आसन है जिसको मैं कर रहा था, और इतना फनी इंसिडेंट है। क्या इंसिडेंट है कि मैं ये आसन कर रहा था और मैं लंबा हूं तो ऑफ कोर्स लंबे लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, हालांकि अच्छी चीज भी है कि आप पीछे होते हो, अपनी मटर गश्ती में लगे रहते हो, कोई आप पे ध्यान नहीं देता। लेकिन क्या हुआ भाई, योगा जो हमारा होता है ना, एनुअल फंक्शन होता है स्कूल में, तो स्कूल में एनुअल फंक्शन था, उसमें योगा का आसन होने थे, तो हमने भी पार्टिसिपेट किया था। अब क्योंकि हम लंबे हैं तो हमें पीछे रख दिया। अब वो कैमरा भैया ने ऐसे फोटो लिए कि मेरी बहन, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी उस टाइम पे, तो वो एकदम फ्रंट पे थी, तो उसकी फोटो क्लियर आई और मेरी सिर्फ टांगे आई, वो भी पीछे की। तो उसमें ना मेरी कैसे है, ऐसे है ना, ये इस साइड वाली टांग, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये वाली जो टांग होगी ना, ये फोटो में आई है, ठीक है जी। तो ये धनुरासन है, आपको दिख ही रहा है, धनुष अपन चलाते हैं सुई, तो ये एकदम वैसे ही पोजीशन में है, ठीक है जी। हालांकि धनुष सामने की ओर होता है, ये ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, तो आप ऐसे समझ लो सुई, ठीक है, लेकिन वहां से ज्यादा सही लग रहा था, है ना।
The name Dhanurasana comes from the Sanskrit word Dhanura, meaning bow, and the final position of this asana is like a bow. That is why this asana is called as Dhanurasana. तो वो जो बो की तरह ही लगता है ये, है ना, तो इसीलिए इसको धनुरासन कहते हैं. नाउ टेक्निक, टेक प्रोन पोजीशन, लेग्स टुगेदर एंड हैंड स्ट्रेट बाय द साइड ऑफ द थाइज, चिन रेस्टिंग ऑन अ ग्राउंड. फोल्ड द लेग्स एट द नीज एंड ब्रिंग देम टू द थाइज. आपको क्या बोलते हैं, लेग को फोल्ड करना है और उसको थाई के पास लाने की कोशिश करनी है. नीज मस्ट रिमेन टुगेदर, नीज को टुगेदर रखना है. ब्रिंग योर हैंड्स बैकवर्ड, फिर पीछे से आप अपना हाथ लेकर आओगे, पीछे से आप अपना हाथ लेकर आओगे और अपने टोस को होल्ड करोगे. रिस्पेक्टिव डज विद द थंब एंड फोर फिंगर, है ना, अंगूठे और फोर फिंगर से आपको इसको होल्ड करना है. हाँ जी ठीक है. रेज योर लेग अप अ बिट एंड साइमल्टेनियसली रेज योर हेड एंड चेस्ट. फिर आप अब इसको पकड़ लिया आपने, मतलब पहले आप ऐसे लेटे हुए थे, ये टांगे आपने वो जो ऐसे अपन नहीं पानी में तैरते हैं तो ये आगे हाथ और ये पीछे पाँव ऐसे ऐसे करते, तो वो पाँव ऐसे ऊपर हुए, आपने पकड़ लिए. अब आप पाँव को ऊपर करोगे और चेस्ट को भी ऐसे ऊपर करोगे. ठीक है, जब आप ये करते हो तो आप सबको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है, यहाँ पर स्ट्रेस पड़ता है, यहाँ पर स्ट्रेस पड़ता है. ठीक है जी, तो इन सारी जगहों पर ये फायदेमंद हो जाएगा. बड़ा सिंपल काम है, इन सारी जगहों पर ये फायदेमंद हो जाएगा भैया जी. ठीक है जी. होल्डिंग द टोज, पुल द लेग्स टुवर्ड्स योर ईयर्स एंड ब्रिंग द टोज नियर द ईयर. कोशिश करनी है कि ये जो टोज है इसको आप पास ला सको, है ना. गेज इन फ्रंट. While returning to the original position, loosen your hands, हाथ को छोड़िए. Take legs backward, पीछे ले जाइए. Let the thighs touch the ground, फिर ये thighs जो है आपकी ये धीरे धीरे ये ग्राउंड्स को टच कर जाएंगी. Leave the toes, छोड़िए. Ultimately bring the legs and hand on the first position. भैया जी अब इसमें ब्रीदिंग अवेयरनेस में क्या ध्यान रखना है. Inhale deeply in starting position, retain breath inside while coming into the final position. तो भैया जी आपको डीपली इनहेल करना है और थोड़ी देर रुकना है जब आप फाइनल पोजीशन में आओगे. फिर ब्रीथ स्लोली एंड डीपली, एक्सेल व्हाइल रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पोजीशन. तो जब पोजीशन में आ रहे होंगे तो इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, और फिर जब पोजीशन से वापस जा रहे होगे, आप न्यूट्रलाइज होगे, तो फिर आपको क्या करना है, एक्सेल करना है. बेनिफिट्स क्या है. इट मेक्स स्पाइनल एंड बैक मसल्स, ये सेम काम है ना. रिमूव्स नर्वस वीकनेस, इट क्योर्स कॉन्स्टिपेशन, रिमूव एक्सेस फैट, है ना, ये सब रिमूव करता है. इट एक्ट एज अ क्योर फॉर डायस्फीसिया, रेहमेटिज्म एंड गैस्ट्रोनेस्ट्रियल डिसऑर्डर. अब कुछ बायो के वर्ड्स में क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूं इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं. गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर. इट इंप्रूव डाइजेशन एंड एपिटेट. तो भैया डाइजेशन और एपिटेट को ये इंप्रूव करता है. कॉन्ट्रडिक्शन क्या है भैया जी. पर्सन फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग होती है तो ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा तेज होता है, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ता है. बैक पेन अगर आपको है क्योंकि आपका बैक इन्वॉल्व होने वाला है. हेडेक है, माइग्रेन है, एब्डोमिनल सर्जरी है, तो आप इसको नहीं करेंगे. लेडीज शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान आप इसको करोगे नहीं क्योंकि पेट आपका नीचे होता है तो उस पर वजन पड़ता है. चलिए अब उस्त्रासन भैया जी ये क्या है. तो ये नाम से समझ में आ रहा होगा, इट मीन्स कैमल. ये कैमल की तरह है ना. ये देखो टुंडी इसकी निकली हुई है, कैमल की भी टुंडी निकली हुई होती है ना. कैमल भी तो ऐसे ही होता है, उसकी जो पीठ होती है ऐसे ही तो होती है, और फिर वो उसका सर एकदम ऐसे आगे अलग सा आता है, तो इसको कैमल भी बोलते हैं. तो उस्त्रासन रेफर्स टू कैमल पोज, इसको कैमल पोज कहते हैं. उस्त्रासन इज एन इंटरमीडिएट लेवल बैक बेंडिंग योगा पोस्चर नोन टू ओपन अनहंता यानी हार्ट चक्र. दिस योगा posture adds flexibility and strength to the body and also helps in improving digestion. तो भैया ये डाइजेशन में भी आपकी हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी में भी हेल्प करता है. आप खुद से देखिए, आपके लेग्स हैं, है ना, आप ये ऊपर ले जा रहे हो, ये पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल है ना, ये पूरी बॉडी पे इंपैक्ट डाल रहा है. तो अगर ये पूरी बॉडी पे इंपैक्ट डाल रहा है तो यानी यहाँ पे भी स्ट्रेन है, यहाँ पे भी स्ट्रेन है, यहाँ पे भी स्ट्रेन है, सब जगह पे स्ट्रेन है, और आपकी गर्दन पे भी प्रेशर आ रहा है. मतलब पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, एक तरीके से पूरा सर्कल कर रहा है ना. तो स्ट्रेचिंग आपकी कितनी अच्छी हो रही है बॉडी की. ठीक है जी, तो यही उसके फायदे नुकसान होंगे. टेक्निक क्या है, सीट इन वज्रासन. वज्रासन में पहले आपको बैठना है. ठीक है जी, वज्रासन ये ऐसे बैठना है ना. स्टैंड ऑन द नीज एंड रेज द आर्म्स बिसाइड्स द बॉडी. ठीक है भैया जी, नीज पे आपको फिर खड़े होना है. रेज द आर्म बिसाइड्स द बॉडी, बॉडी के बिसाइड्स पे आर्म रेज करेंगे शोल्डर लेवल पर. कीप द नीज एंड फीट टुगेदर और कैन बी सेपरेटेड इफ नीडेड. कोशिश करना है कि इनको साथ रखो, नहीं तो थोड़ा अलग भी कर सकते हैं. व्हाइल एक्सेलिंग ट्विस्ट द राइट साइड एंड प्लेस द राइट पाम ऑन द राइट हील. तो आपको राइट पांव को कहां रखना है, राइट हील के पास रखना है. बेंडिंग अ लिटिल बिट, थोड़ा सा बेंड कीजिए अपने आप को. टू बैक प्लेस द लेफ्ट पाम ऑन द लेफ्ट हील.
फिर उसके बाद लेफ्ट आर्म आपको लेफ्ट हील पे रखना है। तो यानी ये दोनों एक साथ नहीं करने हैं, है ना, एक एक करके करना है। यानी जब आप यूं जाओगे तो राइट, मतलब ये हमारा राइट है, राइट पे, फिर ये लेफ्ट पे, है ना, तो दोनों एक एक करके होंगे। नाउ इन द फाइनल पोजिशन पुश द एब्डोमिनल एंड हिप्स फॉरवर्ड। फिर कोशिश करो कि इसको थोड़ा सा यूं ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं, अपन इसको ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं। With the thighs vertical to the floor and bend the head and spinal backward according to the flexibility। तो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपको ऊपर नीचे करना है, मतलब सर को कहां रखना है, स्पाइन को कितना फ्लेक्सिबल करना है ना, कितना खींचना है। ट्राई टू रिलैक्स दी होल बॉडी स्पेशली द बैक मसल्स। कोशिश कीजिए कि बॉडी को होल्ड कीजिए, बैक मसल्स को होल्ड कीजिए, है ना, इन द फाइनल पोजीशन। कोशिश कीजिए कि इसको आपको होल्ड करना है। यहां पर ना बहुत स्ट्रेस पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि हड्डी कहीं चटक ना जाए, है ना, मतलब इतना ज्यादा नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। वेट ऑफ द बॉडी शुड इवनली सपोर्टेड बाय द लेग्स। कोशिश ये करनी कि वजन सारा सिर्फ यहां ना पड़े, आपके लेग्स में भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, यानी कि दोनों हाथ और दोनों पांव के हिसाब से लेग्स पर प्रेशर ज्यादा रहना चाहिए। द आर्म शुड बी एंकर एंड शोल्डर्स टू मेंटेन द आर्क ऑफ द बैक, है ना, तो ये शोल्डर्स पूरे मेंटेन करेंगे बैक का आर्क, है ना, ये देखो ये पूरा आर्क मेंटेन हो रहा है, ठीक है जी। तो अगर आप इसको इमेजिन भी कर लोगे ना तो भी आप इसको लिख दोगे। नाउ एक्सेल एंड ब्रिंग बैक द एब्डोमिनल एंड द थाइज फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन। फिर आप उसको वर्टिकल पोजीशन से वापस लाएंगे। रिटर्न टू द स्टैंडिंग पोजीशन बाय इनहेलिंग एंड स्लोली रेजिंग द लेफ्ट हैंड फ्रॉम द हील्स। फिर इनहेल करोगे, फिर ये लेफ्ट हैंड यहां से हटाओगे, फिर राइट हैंड हटाओगे। ब्रिंग लेफ्ट आर्म टू द शोल्डर लेवल, देन राइट आर्म इन द सेम वे। पहले लेफ्ट हटाओगे, फिर राइट, पहले अपने राइट रखा था, फिर लेफ्ट रखा था, अब लेफ्ट हटाओगे, फिर राइट हटाओगे। फिर एक्सेल लोवरिंग द आर्म्स एंड कम बैक टू द वज्रासन। फिर सांस छोड़ते हुए ये ऐसे छोड़ के सामने आप आ जाओगे और ये ऐसे बैठ जाओगे, ठीक है जी। नाउ ब्रीदिंग अवेयरनेस, स्लो इनहेलेशन एंड एक्सलेशन व्हाइल टेकिंग पोजीशन एंड ब्रिंगिंग द बॉडी टू प्रॉपर पोजीशन। तो इनहेलेशन भी स्लो करना है, एक्सलेशन भी स्लो करना है, क्योंकि आप इसमें अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं ना, आपका बॉडी पूरे फुल बैलेंस में नहीं होता, आप ऐसे होते हो। तो अगर आपने कुछ भी लंबी सांस वांस ली तो गड़बड़ हो सकती है। विद एवरी इनहेलेशन रेज द चेस्ट अप एंड स्पाइन इन। ठीक है जी, चेस्ट अप रहती है, स्पाइन इन रखनी है ना। जब भी आप इनहेलेशन करो, आपने कभी भी देखा होगा आप सांस लेते हो तो, है ना, ठीक है। नाउ द बॉडी विद एक्सलेशन, और रिलैक्स करना है एक्सलेशन करते वक्त, यानी जब आप रिलैक्स करोगे तो सांस बाहर छोड़ोगे। इनहेल एंड रिलीज द नेक फर्स्ट, स्लोली ब्रिंग द बॉडी बैक टू द फर्स्ट पोजीशन वेयर एक्सलेशन कंप्लीटली, है ना, इनिशियल पोजीशन एंड वेयर हियर एक्सलेशन कंप्लीट। तो आपको वापस से इनिशियल पोजीशन में पहुंचना है और एक्सलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यानी सांस छोड़ने का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बेनिफिट्स क्या है? इट प्रमोट स्ट्रेचिंग। अच्छा भैया, क्या हमें एग्जाम में ये पूरा प्रोसीजर लिखने को आएगा? देखिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, अगर प्रोसीजर लिखने को आएगा तो ये इजी ही है आपके लिए, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप बस, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सारे आसन्स को आप दो दो बार भी कर लोगे ना तो आपको चीजें याद रहेंगी, और आपको ये भी याद रहेगा कि कहाँ कहाँ स्ट्रेस पड़ा है, कहाँ कहाँ स्ट्रेच हुआ है, तो वो एरिया हमारे लिए फायदेमंद है ना। जैसे एब्डोमिनल वर्ड याद रखो, स्पाइनल वर्ड याद रखो, डिस्क वर्ड याद रखो, है ना, प्रेग्नेंट वुमेन का लिए याद रखो। तो ये कुछ 8-10 वर्ड्स हैं जो सभी में लगभग लगभग कॉमन, तो इन सबको याद रखो और उसी को अपने को मेन लिख के आना है, ठीक है। नाउ इट प्रमोट्स स्ट्रेचिंग ऑफ एंटीरियर मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन of the postural muscles, generate favorable influence on ovaries, thyroid and other endocrine glands, develop strength and confidence, beneficial for digestive and reproductive organs। तो इन सब के लिए क्या है, ये beneficial है। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। देखो, मैं कितनी भी बार कैसे भी बोल दूं, आपको बस याद रखना है। पेट की एक्सरसाइज है, डाइजेशन ठीक होगा, है ना। कोई भी पेट में कोई प्रॉब्लम है तो जैसे कॉन्स्टिपेशन है, ये ठीक होगा। जहां पे भी इन सब चीजों का कुछ भी एक्सरसाइज होना है तो यही सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है जी। और जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो आसन के साथ आपको लिख लेना ताकि आपको वो ध्यान रहे। फिर बेनिफिट्स क्या है? इट लूजन अप vertebra and stimulates the spinal nerves, relieving backache, round back and dropping shoulders. It is helpful for asthmatic people. asthmatic people के लिए ये सही है। एक मिनट, अच्छा बेनिफिट भाई, मैं कहा कॉन्ट्रडिक्शन तो आया ही नहीं। तो ये भैया जी अस्थमेटिक पीपल के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, तो उनको अपनाना चाहिए। फिर कॉन्ट्रडिक्शन देखो, हर्निया, एब्डोमिनल इंजरीज, बैक प्रॉब्लम, सर्व अर्थराइटिस, वर्टिगो, प्रेगनेंसी, तो यहाँ पर ये काम के नहीं है, ध्यान रखना है ना, तो उनको ये नहीं करना है। चलिए, अब आता है सूर्य भेदी प्राणायाम, है ना। सूर्य भेदी प्राणायाम जो आप करते भी होगे, है ना, सांस लेना छोड़ना। तो सूर्य इज द सन एंड
भेदना मीन्स टू गेट थ्रू, है ना, भेदना, अंदर जाना, है ना, मैंने भेद दिया। आपने सुना होगा हिंदी में वर्ड्स बोलते हैं, तो बस ये वही है। इन सूर्या भेदना प्राणायाम ऑल इनहेलेशन आर डन थ्रू द राइट नॉस्ट्रियल एंड ऑल एक्सलेशन डन थ्रू लेफ्ट, है ना। मतलब जितनी बार भी आप सांस लोगे छोड़ोगे, है ना, तो ऐसे करोगे आप, ठीक है जी। एक मिनट, डन थ्रू इनहेलेशन थ्रू, हाँ तो ये राइट है ना मेरा, नहीं ये लेफ्ट है ना मेरा, हाँ तो राइट से लोगे आप, राइट नोस्ट्रल, और एक्सलेशन आप लेफ्ट से करोगे। तो ये है मेरा राइट हैंड। तो इसमें ये ध्यान रखना है ना, वो वाला नहीं है कि उससे लिया फिर इससे छोड़ा, फिर इससे लिया उससे छोड़ा, है ना। हर बार आप राइट से लोगे लेफ्ट से छोड़ोगे, राइट से लोगे लेफ्ट से छोड़ोगे। और यहाँ कुछ अजीब सा होने भी लग गया है, ज्यादा लंबी सांस तो नहीं ले ली मैंने। सिट इन एनी मेडिटेशन पोस्चर, एग्जाम्पल पद्मासन, सुखासन एटसेट्रा, क्लोज योर आईज, ठीक है जी। तो भैया किसी भी आप आसन में बैठ सकते हो और उसके बाद आंखें बंद कर लो और उसके बाद ये प्रोसेस चालू कर दो। कीप द लेफ्ट नोस्ट्रियल क्लोज विद द मिडिल एंड रिंग फिंगर टू द राइट हैंड। Slowly inhale without making any sound through the right nostril as long as you do it comfortably, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनहेल करना है भैया, है ना। तो यहां से आपको इनहेल करना है ना। तो ये क्या बोलते हैं, ये देखो आपको यहां से इनहेल करना है, फिर उसके बाद एक्सहेल आपको लेफ्ट साइड से करना है। देन ब्रिंग योर हेड डाउन एंड प्लेस इट ऑन अ नीज and retain the breath by firm pressing the chin against the chest. Simultaneously contract your rectum muscles, ठीक है जी। फिर टेक्निक क्या है भैया जी, तो दिस पॉइंट कैन नॉट बी रीच्ड एट वेरी आउटसेट, यू विल हैव टू इंक्रीज द पीरियड ऑफ रिटेनिंग द ब्रेथ ग्रेजुअली। तो ये जाहिर सी बात है एक साथ ऐसा नहीं होगा, जब आप एक्सहेल करोगे तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। जितनी देर रोक के रखोगे ना, मतलब हवा जो है उतनी सर्वर पे गई है तो पूरे ना ये सारी चीजों को खोलती है, ये मस्तिष्क का एक तरीके से ओपन अप करती है, ठीक है जी। दिस इज द लिमिट ऑफ स्फीयर प्रैक्टिस ऑफ सूर्या भेदी प्राणायाम। एक्सेल वेरी स्लोली, जब आप एक्सेल करोगे तो स्लोली स्लोली करोगे, विदाउट मेकिंग एनी साउंड थ्रू दी लेफ्ट नोस्ट्रियल, है ना। साउंड नहीं करना है आपको, पता चला नहीं ना। जैसे अगर मैं तो अभी तो थोड़ा तेज कर रहा था, थोड़ी बहुत तो आवाज जैसे आ रही है शायद, है ना, थोड़ी बहुत मतलब हवा निकलने की तो आवाज आती है, लेकिन इतनी ना आए कि कोई डिस्टर्ब हो जाए। बेसिकली पॉइंट ये है, by closing the right nostril followed by releasing the rectum muscles, anal lock chest from the chin lock, ठीक है जी। तो फिर आपको क्या करना है भैया जी, क्लोज करना है राइट नोस्ट्रिल को, फॉलोड बाय द रिलीजिंग रेक्टम मसल्स, एनल चेस्ट फ्रॉम द चिन लॉक, ठीक है जी। तो आपको इसको डिस्क्लोज करते हुए आगे बढ़ना है। रिलैक्स एंड कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, डू दिस 3 to 5 टाइम्स। भैया फिर रिलैक्स कर जाओ, कम बैक हो जाओ ओरिजिनल पोजीशन में, फिर 3 to 5 टाइम्स आपको ये काम करना है, ठीक है जी। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या है, तो दिस प्राणायाम शुड बी परफॉर्म, देखो सांस से रिलेटेड प्राणायाम है, दिमाग के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, ये काम ध्यान रखना आपको। The pranayam should be performed again and again as it purifies the brain, destroy the intestinal worms and disease arising from the excess of wind, है ना। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। It helps to manage रहंट्स and various sort of neuralgia. The worms that found in the frontal sinus are removed, है ना। जो भी आपके यहाँ पे पाए जाते हैं चीजें वो सब रिमूव होती हैं। आपकी कोई भी क्या बोलते हैं, जैसे बहुत सारी ना चीजें होती हैं जो हमारे नोज के आसपास और यहाँ पे होती है, वो सब हटती हैं। इट इज गुड फॉर पर्सनल सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर, और जो लोग लो ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा है। चलिए जी, कॉन्ट्रडिक्शन क्या है भैया जी, क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है। तो इन केस ऑफ वन एनी शोल्डर, रिस्ट, फिंगर्स और हैंड इंजरीज एंड सर्जरी अवॉइड दिस आसन। जिनको भी शोल्डर, रिस्ट या हैंड की इंजरीज है, फिंगर्स की इंजरीज है, तो वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। इफ देयर इज एसिडिटी स्टमक एंड माउथ, अवॉइड दिस प्रैक्टिस ड्यू टू हार्ट क्रिएटेड बाय इट, हीट क्रिएटेड बाय इट। और कोशिश करनी है कि अगर मान लीजिए आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है तो आपको इसको नहीं करना है। कौन सी वाली, एसिडिटी, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उससे सांस ऊपर नीचे होती है और उससे और गर्मी पैदा होती है ना। जैसे अपन तो अब बंद कर तो सांस अंदर जा रही है, तो आप लोगों को इन सब चीजों को अवॉइड करना है। तो ये हमारे पास आसन थे, है ना। ये मेरे हिसाब से शायद आखिरी आसन था। तो ये हमारे पास आसन थे जहां पर हमने ओबेसिटी से कैसे छुटकारा पाए, या ओबेसिटी से छुटकारा तो क्या ही है, लेकिन अगर आपको उसको कम करना है या उसको निग्लिजिबल करना है तो फिर आपको ये आसन आपकी हेल्प करेंगे।
ठीक है जी। तो ये सारे आसन आप कर सकते हो ओबेसिटी के अंदर। तो ये हमारा पहला लेक्चर था। इसके बाद अपन बाकियों का देखेंगे, है ना। ठीक है जी। तो डायबिटीज में कैसे होगा या बाकी चीजों में कैसे होगा, तो अब मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो सेम लाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेम लाइन ही पढ़नी है। अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो फिर क्या होता है कि आपका ध्यान नहीं रहेगा, फिर कहोगे आप लिख के क्यों लाए। तो इसलिए मैं एक एक लाइन लिख भी रहा हूँ, एक एक लाइन कर भी रहा हूँ। थोड़ा सा बायो, क्योंकि मैं रेगुलर बायो स्टूडेंट नहीं हूँ, मतलब बायो टीचर भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बायो के वर्ड्स उतने सही नहीं बोलता। तो जो भी अगर बायो का कोई स्टूडेंट हो तो प्लीज, आपको तो आती है तो आप वहां से समझ ही जाएंगे। बेसिकली जो मैं आपको एक हैक बता दूं, या कोई भी हैक यही बताएगा कि आपको याद रखना है, जब भी सांसों की बात हो तो दिमाग खुलेगा, चेस्ट ओपन अप होगा, यहाँ के सारे जो होता है ना कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीजें सारी स्मूथ हो जाएंगी भैया जी, है ना। स्किन अच्छी हो जाएगी, ग्लो चेहरे पे आएगा सांस वाले केस में। जिसमें भी आपका बैक वाला आने वाला है तो स्पाइन अच्छी हो जाएगी, वेस्ट की साइड का एरिया अच्छा हो जाएगा, है ना। आपके स्टमक के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि बैक यूज होता है तो स्टमक पे भी असर पड़ता ही है। लेकिन मान लीजिए भैया जी आपको हर्निया है ना, आपको स्पाइनल की कोई इश्यूज है, डिस्क का कोई इश्यूज है, तो वहां पर ये प्रॉब्लमेटिक है। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो यही सारे 6-8 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो आपको लिखने हैं। मोस्टली जिनमें भी स्टमक का यूज है वहां प्रेग्नेंट वुमेन्स को वो नहीं करना है, अवॉइड करना है ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे तो आपको ये बन जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, जब अपन अदर इश्यूज को भी देखेंगे, उन इश्यूज में क्या आसन करने चाहिए वो भी देखेंगे। उनमें से कुछ होते हैं कॉमन, तो कॉमन आसन को अपन छोड़ देंगे क्योंकि अपन वो कर चुके हैं। हालांकि मैं लिस्ट लेकर आऊंगा कि ये आसन कॉमन है, तो आप उसको याद रख लेंगे। ठीक है जी, चलें जी, चलें, चलिए तो चलते हैं। होप सो कि है एडिशनल सब्जेक्ट, और जाहिर सी बात है कि एडिशनल है तो उतना ध्यान भी नहीं जाता है अपना, लेकिन कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करने का और इसका फायदा उठाने का, क्योंकि ये सब्जेक्ट लाया इसीलिए गया है क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है जी, चलिए तो फिर चले। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर स्टार्स, थैंक यू। एंड अच्छे से पढ़िए, खूब सारे मार्क्स लाइए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और एक मोटो को अपनाइए, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट। तो चलो फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।